बोर्ड अच्छा है, पेन भी है। देखो बेटा, सुपरवाइजर बेट नंबर 8 और 9। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त मस्त है। नहीं नहीं, मस्त भी नहीं है सर। उधर थोड़ा ऑनलाइन वालों तो पहचान नहीं पा रहा मेरे को। थोड़ा सा हल्का से चला, एक लाइट कोई उधर से चल जाए, चल रही है फिर भी बात। हाँ वो उधर वाली चला दो, थोड़ा थोड़ा बहुत तो दिखना भी चाहिए ना कुछ। बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, कालू दिख रहा खाली। नहीं उतना मजा नहीं आया, वो चला दो वापस। सहन करेंगे गर्मी को। शुरू करें अपन। आप सभी स्टूडेंट्स का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अच्छे स्टूडेंट्स, सुपरवाइजर में पद भी अच्छा है, सिलेक्शन भी अच्छे होंगे अपने यहाँ से, उनमें तुम्हारा भी नाम होगा। आवाज अब आएगी, अभी बोलना शुरू किया बेटा, अभी ऐसे आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो मैं कुछ बातें आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, उसके बाद चालू करेंगे अपन। बात ऐसी है कि पोस्ट, ये अपनी पहली क्लास, तो पोस्ट तो 1100 पोस्ट का तो बोल ही दिया उन्होंने। इसके अलावा 450 पद और आने के चांस बताए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जो कि इसी में भर्ती होगी। अगर ऐसा होता है तो 1550 पोस्ट हो जाएगी, जो कि कम नहीं है। अच्छा खासा कंपटीशन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो लेट उठ रहे हैं, अगर उनको सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी उठने लग जाओगे। कौन कौन सुबह 9 बजे बाद उठता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, ईमानदारी दिखाओ। गुड। और कौन 10 बजे बाद वाली पार्टियां भी है? ये 9 वाले 10 वाले थे एक्चुअली। जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा। और जो भी उठ रहा है लेट, वो सब बंद कर दो। अभी चाहे तुम्हारी क्लास इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो, क्लास इवनिंग में होती इसलिए लेट उठने का मौका मिल जाता, ये भी है। बहुत जल्दी तुम्हारी क्लास सुबह करा देंगे 7 बजे, ठीक है? किस किस को बहुत तकलीफ होगी 7 बजे कराने से? किसी को नहीं होगी? अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, वो अभी नहीं करा रहा, मैं तो यही कह रहा, मेरे हाथ में क्या ही। अब 100 क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर के पेपर में आ रहे हैं। 100 में से 60 प्रश्न एग्रीकल्चर, 25 प्रश्न जीके, 15 प्रश्न हिंदी। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सबको पता है। इसमें भी 3 विषय, 20 और 20, ये 3 हो गए आपके, और ये 25 और ये 15, ऐसे करके 100 हो गए। ये पूरी तैयारी करने के लिए अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि हाँ दुनिया में और भी एग्जाम होते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर L5 में आने वाला पेपर है, 2400 ग्रेड में। इसके ऊपर जितने भी पेपर होते हैं उनका सिलेबस तुमसे ज्यादा रहता, कई गुना ज्यादा रहता। अगर कोई आदमी मन लगा करके 3 महीने तैयारी कर ले, जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका अच्छी से अच्छी रैंक से सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो सकता है। 3 महीने का ही सिलेबस है वास्तविकता में, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास में टाइम ज्यादा है, इसलिए कोई बिल्कुल नया ही स्टार्ट कर रहा तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जम के तैयारी करो, सिलेबस को देख करके तैयारी करो, तो 100 में से 100 प्रश्न किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते क्या? 100 में से 100। चूंकि एक नया ट्रेंड चल रहा है कि 100 में से 10 से 15 प्रश्न या 10 प्रश्न कम से कम ऐसे आते हैं जो किसी किताब में नहीं दिए होते हैं। ये सच बात है। 100 में से 10 प्रश्न ऐसे आएंगे या आने के पूरे चांस है जो किसी किताब से नहीं आएंगे, ना किसी के नोट से आएंगे, ना कहीं से भी नहीं आएंगे। वो जनरल नॉलेज होगा, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। एक दो क्वेश्चन सब में आएंगे। वो क्वेश्चन आप जब समझने लगे, छोटे थे तब, 5वीं क्लास 6वीं क्लास से लेकर के आज की तारीख तक आपने जो भी सीखा है, चाहे आपने अखबार पढ़ के सीखा है, चाहे आपने न्यूज़पेपर देख के सीखा है, क्रिकेट का मैच देख रहे हो वहां सीखा है, सब्जी खरीदते दौरान सीखा है, कहीं पर भी आपने जीवन में कॉलेज में सीखा है, किसी से बात करते दौरान सीखा है, उसको कहते हैं लाइफ लर्निंग। तो वो 10 क्वेश्चन वहां से आते हैं आजकल। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप कहीं अखबार में पढ़ रहे थे, वहां से कोई ऐसा शब्द तुम्हें याद हो गया जो अब तक याद है, तो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। तो उनका अब उनमें कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए इन 10 प्रश्नों में से कोई 3 कर पाएगा, कोई 5 कर पाएगा, ऐसे इससे ज्यादा नहीं होंगे। सही नहीं है? वो तो आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं वो, अगर तुम पेपर देख रहे हो भी आजकल। तो ऐसी कोई बीमारी का नाम आएगा,
ऐसा कुछ पॉइंट आएगा जो तुमने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी लेकिन कहीं ना कहीं सुना हुआ जरूर है, नहीं समझे तुम ऐसा। तो वो प्रश्न आप लोगों को, जैसे जैसे एक विटामिन B6 की कमी से कन्वल्जन्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स का मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है सीजर्स की, उसको कहते हैं कन्वल्जन। मेरे गांव के दोनों लड़के जो जयपुर में पिछले 2-3 साल से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साइंस, तो कन्वल्जन बीमारी क्या होती है उनको पता ही नहीं है। अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, मैंने कहा कि मैं लगभग सभी बैच के अंदर बताने लग गया पिछले 2 साल से कि कन्वल्जन विटामिन B6 की कमी से होती है, तो हमको ही पता है और कई लोगों को ऐसे को पता है जो मेडिकल इंडस्ट्रीज जुड़े। ये छोटे बच्चों में बहुत होती है बीमारी, ये उसमें आया कि कन्वल्जन किसकी कमी से होता है। तो अगर किसी ने कहीं सुना हुआ है ऐसे तो उसके सही हो गया, नहीं समझे तुम लोग। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें आते हैं और आएंगे ही, ये इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका तोड़ यही है, जहां मौका मिले वहां से सीखो चीजों को, सही नहीं। अब पता चला कि हर एक सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो तुमने कभी सुने नहीं है, सुने तो भी नहीं आ रहे, तो -2 सब में से कर लो। इसमें से भी 2 नहीं आए, इसमें से भी 2 नहीं आए, इसमें से भी 2 नहीं आए, तो टोटल कितने हो गए? 10। अब 10 क्वेश्चन नहीं आए तो कितने आ गए फिर भाई? 90 तो आएंगे। किसी को इन 10 में से 2 तो आएंगे, 3 तो आएंगे, ऐसा तो होगा ना। तो ऐसे करके 90। तो अगर कोई ढंग से तैयारी करे और थोड़ा बहुत भी खुद का दिमाग यूज करें तो 90 क्वेश्चन आपके सही होने में कोई शक नहीं है। और ऐसा करोगे तो कितने नंबर आएंगे? 270 अगर आ जाते हैं तो लगभग फर्स्ट रैंक आ जाएगी राजस्थान में, टॉप 10 में आने में कोई शक नहीं। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो 270 नंबर तो तुम्हारे आ सकते कि सर और हालत खराब है तो 5-7 क्वेश्चन और कम कर लो तो भी 250 नंबर तो आ ही जाएंगे। और कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ तुम्हारे इतनी जाएगी कहना मतलब कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछले साल 430 पोस्ट थी, उसमें नॉन टीएसपी की शायद 374 सीट थी। उन 374 सीट में कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 230, लगभग 230 बता रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते। ये जनरल की कट ऑफ। SC/ST की कट ऑफ जो है 215, 1-2 नंबर ऊपर नीचे मान लो। 214 है, एक की 217 है, तो ये 215 ये कट ऑफ पिछले साल। सीटें कम थी उसकी ये हालत। हालांकि सीटों से फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले 1800 सीट थी लेकिन उस समय कट ऑफ जो है 335, 340 तक भी गई हुई जनरल की कट ऑफ, जनरल ओबीसी। तो कट ऑफ तो डिपेंड करता है? अरे 300 मतलब 200 रे पागल, 300 बोल दिया इसका मतलब 300 हो गया क्या? इतना कैसे घबराए तुम? मतलब 240, ठीक है 240, 300 तो निकल जाता है। तो कहने का मतलब सीटें ज्यादा थी तो भी कट ऑफ ज्यादा हो सकती, तो डिपेंड करता है। तो इस बार कट ऑफ बताना मुश्किल है कितनी जाएगी, लेकिन 230 से लेकर के 240 तो जाएगी जाएगी, ये तो आपको मान के चलना है। आप 240 मान के तैयारी करना, सही नहीं है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना इस साल, थोड़े ये जेट वाले बच्चे भी तुमसे आगे निकल जाएंगे अगर तुम कमजोर रह गए तो तुम्हें 2-3 पॉइंट बता रहा हूं। अभी शुरू कर रहे हैं अपन टॉपिक। पहला, सिलेबस। किस किस के पास सिलेबस है? सुपरवाइजर का प्रिंट निकला हुआ नहीं है तो निकालना उसको, और मैं अभी अवेलेबल करवा दूंगा कहीं कहीं। PYQ पुराने क्वेश्चन पेपर किस किस के पास है? 5-7 कम से कम। तो PYQ के लिए आपको क्या करना है, या तो गूगल से डाउनलोड करो, रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर भी दे रखे, नहीं तो कई बच्चे मेरे को बार बार बोल रहे थे तो मैंने कहा कि 7 पेपर, लगभग 7 पेपर के प्रिंट निकाल करके मैं किसी न किसी यहाँ अवेलेबल करा दूंगा, या तो फोटोकॉपी की दुकान पे कहीं से, तो वहां से तुम लोग कलेक्ट कर देना। जितने फोटोकॉपी के पैसे लगते हैं उतने ही लेंगे वो, ठीक है। ऊपर सिलेबस रहेगा और नीचे 7 पेपर रहेंगे, टोटल 50 पेज रहेंगे, दोनों तरफ से लगभग 100 पेज रहेंगे, 70 से 80 रुपए उसका चार्ज रहेगा, समझ गए तुम लोग। 100 तक रह सकता है, अभी पता नहीं वो फोटोकॉपी कितने ले। ये एक तो सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अगर अब आपको उसके बाद में रेगुलर सिलेबस को देखते हुए कि सर सिलेबस में ये टॉपिक है, इन टॉपिक में से अब तक हमारा सिलेबस इतना हो गया, अब तक इतना हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट नहीं हुआ। कभी भी टीचर के भरोसे मत रहो कि फलाने टीचर पढ़ाएंगे तभी पढ़ूंगा, कि संदीप तो अभी हमको पढ़ाई नहीं है, जब संदीप पढ़ाएगी तब मैं उसको पढ़ूंगा, नहीं समझे। खुद के स्तर पे भी एफर्ट करो। देखो टीचर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे लेकिन खुद भी तो कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, खुद भी प्रयास करो और ऐसे करके थोड़ा लेवल बनाओ अपना। क्योंकि तुम्हारा जब लेवल बनेगा कि तुम्हें अंदर से फीलिंग आ जानी चाहिए। फीलिंग मतलब कि मैं सुपरवाइजर बन सकता हूँ। कईयों को तो अभी भी शक है, अरे यार मैं भी बन सकता हूँ, मैं नौकरी लग सकता हूँ, ऐसे तुमको खुद को खुद पे शक है कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस, तुम यूं सोचो यार मेरा तो हो गई, अंदर ही अंदर ये सोचो यार मैं तो यार ठीक हूँ,
मैं तो RS लायक आदमी हूँ, मेरा सुपरवाइजर में नहीं होगा क्या? क्या समझे तुम? अंदर ही अंदर कौन, आत्मविश्वास का खेल है ये। तो अंदर से सोचे, क्या पता तुम्हारा लेवल हो, ऑलरेडी तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हें सुपरवाइजर से शुरुआत करनी है। तो जिंदगी की पहली सीढ़ी सुपरवाइजर से चालू हो रही है, पता चला तुम आने वाले 5 साल में कोई RS बनो, कोई IAS बनो। भाई किसने देखा कल, सही नहीं है? तो शुरू यहीं से करो। और एक चीज और लास्ट, फिर शुरू करते हैं अपन। बातें बहुत सारी है करने को, सिलेबस के दौरान करेंगे। हिंदी आपके इतनी छोटी सी हिंदी है, आप यूं सोचो कि भाई भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है हिंदी भाषा को जानने। अभी जो तुम हिंदी सीखोगे ना, ये तुम मरोगे तब तक हिंदी साथ आएगी। अभी तुम्हें हिंदी में कुछ नहीं आता। दैनिक जीवन की बोलचाल में कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये तुम्हारे हिंदी दैनिक जीवन में कौन से शब्द को शुद्ध लिख रहे हैं, अशुद्ध लिख रहे हैं, ये कोई सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है। ये तो आपको आनी चाहिए वैसे ही। भाई छोटी आपकी मातृभाषा है, क्या उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी नहीं आनी चाहिए? तो ये तुम्हारे कुछ कहावतें पढ़ लो, जिंदगी में कहावतें काम आती रहती है, कहीं काम आती। नए जनरल सुपरवाइजर दांत निकालते थे, कुछ नहीं आता है हंसते रहे। नए सुपरवाइजर लगे ना पिछले साल, उनको देखो तो सही तुम, 90% की हालत बहुत खराब। उनको ना तो 2 शब्द बोलना आता है, ना बात करने का तरीका आता है, ना ड्रेसिंग सेंस है, कुछ भी नहीं आता। ऐसे लोग भी सुपरवाइजर बने हुए हैं, तो तुम भी बन सकते नहीं? अच्छा, और जीके की बात रही, तो क्या इतना जीके आपको हल्का फुल्का नहीं पता रहना चाहिए? आप अजमेर में गए तो अजमेर में क्या है, वहां दर्शनीय स्थल क्या है, वहां पे और घूमने की जगह क्या है, झील कौन सी, ये आपको जनरल नॉलेज। अब मैं कोटा गया तो कोटा के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा लिखा हुआ है, तो ठीक रहा कि चलो कोटा में ये चीजें हैं, तो ये तो हमें वैसे ही पता होनी चाहिए। फिर आपकी पोस्टिंग कल बाड़मेर में होगी, आपको बाड़मेर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो पता होना तो अच्छी बात है ना। वहां की संस्कृति क्या है, कि वहां की वेशभूषा क्या है, बोली कैसी है, खाना क्या फेमस है, क्या है, आभूषण कौन से पहनती है महिलाएं। भाई महिलाओं के आभूषण पर याद कर लो कम से कम। लेडीज लोग क्या क्या पहनती वो याद नहीं कर सकते क्या अपन? कम से कम भाई लड़के को एक लड़की के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए कि पहनते क्या है। भाई इतनी जानकारी तो नहीं होनी चाहिए क्या? तो आभूषण आभूषण तो हम याद कर सकते हैं, फिर क्या ही मतलब है बताओ। चलो अब हम शुरू करते हैं धीरे धीरे। अब अपन जो इस बार पढ़ेंगे, किसी ने अगर पहले से मेरे से सुपरवाइजर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ेंगे तो वही चीजें, लेकिन इस बार हम सुपरवाइजर के सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। पहले हम लोग जनरल टॉपिक ले लेते हैं, कहीं से शुरू करते करते काफी हो जाता है। अब हम पहले वो टॉपिक करेंगे जो सुपरवाइजर में सीधे सीधे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है? जो सुपरवाइजर के सिलेबस में जनरल के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो हम वहां से शुरू करेंगे। तो पहले उसको पूरा करेंगे, और लास्ट में बचे हुए टाइम में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सब बात की बातें। क्या तुम समझ पा रहे हो? जो सिलेबस में पहले मेंशन किया हुआ है वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक आप डालो, नर्सरी प्रबंधन। फर्स्ट टॉपिक से सबको नई कॉपी बना लेनी है। किसी ने पहले का पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, वो अगर उसको याद है तो पुराना देखते रहना कम से कम। कौन सा पढ़ रखा? कब? 8वें बैच में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? खाली प्रवर्धन हुआ था, देख विकार चल रहा था, स्टार्टिंग से लेके अपन ने इतना सारा पढ़ लिया था। खाली प्रवर्धन से शुरू किया और देख विकार स्टार्ट किया। हाँ तो अभी वो नहीं पढ़ रहे ना। तो जब भी मैं प्रवर्धन पढ़ाऊंगा तब तुम या तो चुप रहना, या सर को बोल के कुछ क्लास इधर उधर करवा देंगे, ठीक है? आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है तुमने पढ़ लिया, तो कौन सा तुम्हें आता है उसमें से कुछ है? चलो टॉपिक डालो, नर्सरी प्रबंधन। अच्छा पढ़ेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। मेरा यही टारगेट है कि जो पढ़ा है उसमें से आ जाए पूरे प्रश्न। नर्सरी प्रबंधन टॉपिक डालो, छोटे छोटे टॉपिक से शुरू करेंगे। नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी प्रबंधन को बोलते हैं नर्सरी मैनेजमेंट। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या सिलेबस में 2 चीजें लिखी हुई, एक तो सब्जियों की नर्सरी, एक फलों की नर्सरी। तो उन दोनों को हम एक ही साथ मर्ज करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लोड नहीं आएगा, आप लोग इजी गोइंग रहे बस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है, नर्सरी होती क्या है? नर्सरी 3 प्रकार की होती है। देखो, एक तो फलों की नर्सरी, एक सब्जियों की नर्सरी, और एक आजकल चल रहा ऑर्नामेंटल प्लांट्स की नर्सरी। नाम सुना तुमने? भाई एक तो फलों की नर्सरी, जो ज्यादातर केस में एक ही फल होता है। एक ही फल का मतलब आम की नर्सरी, आंवले की नर्सरी। सब्जियों के अंदर किसान अपने खुद के खेत पे पौधे तैयार करता है, तो वेजिटेबल की नर्सरी। इसमें बोनसाई है, फूल वाले पौधे, रंग बिरंगे पौधे, वो मिलते हैं सिटी में आजकल, ये चलते। हमें इन दोनों नर्सरियों तीनों को एक साथ में कलेक्टिव बात करेंगे। तो मैं नर्सरी में आप लोगों को बाद में परिभाषा लिखा दूंगा,
कि नर्सरी होती क्या है, उसका कोई लोड वाली बात नहीं है। हम किसी एक जगह पे नर्सरी लगाने की सोच रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं अपन, अपन सोच रहे हैं कोई जगह देखते हैं कहाँ नर्सरी लगाएं। तो हम सबसे पहले नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव करेंगे। तो हम सबसे पहला काम कर रहे हैं स्थान का चुनाव। क्या कर रहे हैं गाइस, कि नर्सरी हेतु स्थान का चुनाव। ये सेम टू सेम बगीचे के लिए स्थान का चुनाव करते हैं, वही वाले पॉइंट है, इसलिए उन पॉइंट्स को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप कहीं पर भी नर्सरी लगा रहे हो, आप इन बातों का ध्यान रखें। एक तो आप ध्यान रखें जलवायु का। आप ऐसे स्थान पे नर्सरी लगा रहे हो तो ध्यान रखें कि उस स्थान पे जो भी पौधे हो सकते हैं उन्हीं पौधों की आपको नर्सरी लगानी। हमेशा मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए, खेत से भी ज्यादा उपजाऊ मृदा नर्सरी में चाहिए। इसके अलावा अच्छी खासी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी नर्सरी तक कोई न कोई छोटे टेम्पो साधन, बड़े ट्रैक्टर वगैरह सब आने के रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं बारिश के दौरान रास्ता ही बंद हो गया और सब खेल खत्म हो गया। सिंचाई की अच्छे मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी के बाहर एक्स्ट्रा पानी के निकलने को बोलते हैं जल निकास, क्या कहते हैं। तो सिंचाई की और जल निकास की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, एक नंबर। तो सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, मीठा पानी, तभी बात बनेगी। इसके अलावा और देखेंगे मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए। उस एरिया में अच्छे खासे किसान रहते हो, नहीं तो वो कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, मजदूर। नाम सुना तुमने, तो काम करने के लिए मजदूर सस्ती रेट में मिलने भी चाहिए। जैसे कोटा में सस्ते हैं मजदूर, कोटा के अंदर काफी सस्ता है सिस्टम। अभी मैं इतने दिन का कोटा था, तो कोटा के अंदर सुपरवाइजर के 3 बैच है बड़े बड़े, ठीक है। ऑनलाइन वालों को आवाज में किस किस को दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में आवाज को दिक्कत आ रही है तो लिखो उधर। क्या सबको दिक्कत आ रही है क्या? गुड। तो ये है, तो श्रमिक जो है, तो श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि सस्ते मजदूर टाइम पे मिल जाएंगे तो काम होता रहेगा। तो ये हमने कर लिया स्थान का चुनाव, और हमने फाइनल कर लिया कि इस जगह पे नर्सरी लगाएंगे, डन हो गया मामला। उसके चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था कर लो, सही है। नर्सरी को चारों तरफ से सुरक्षित कर लो, कोई बाढ़ तारबंदी वगैरह जो भी करने उसको कर करा के फिर। अब आपको क्या करना है, जो भी नर्सरी आपने जगह बनाई है वहां पर उस मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक जीवाणु वगैरह है उन सबको हम लोग मारेंगे। रोगजनक जितने भी पाए जा रहे हैं, मिट्टी को स्वच्छ करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण। क्या करेंगे अपन, नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण का मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन। तो नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण, निर्जमीकरण, निर्जमीकरण का मतलब समझते हो तुम, इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या कहते हैं, हाँ, इसका मतलब जो भी सूक्ष्म जीव है उन सबको मारना। जैसे टिश्यू कल्चर की लैब में जाने से पहले हाथों को स्टेरिलाइज करते हैं, उसी प्रकार से हम नर्सरी के अंदर जाने से पहले, नर्सरी के अंदर जाने से पहले क्या, नर्सरी में पौधे लगाने से पहले उस मिट्टी को स्टेरिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, मतलब मिट्टी में अगर कोई हानिकारक रोगाणु, कवक वगैरह कोई है जीवाणु, उन सबको मारने को ही हम लोग निर्जमीकरण कहते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है काफी सारे। एक दवाई आती है मार्केट में 1% वेलियन में, फॉर्मेलिन। कौन सी दवाई आती है, तो एक तो हम लोग काम में लेंगे फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड आता है इसमें, तो ये केमिकल आता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम लोग जो है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड 1% बनाने के लिए एक 100 लीटर पानी के ड्रम में हमें 1 लीटर फॉर्मेलिन मिलानी। क्या करना है, 1 लीटर मिलाओगे 100 लीटर में तो 1% बन जाएगा विलियन, जनरली 1 से 2%। आपको मिट्टी में इतना मिलाना है कि 15 सेंटीमीटर की गहराई तक वो मिट्टी संतृप्त हो जाए, गिल्ली हो जाए। डालते रहो जब तक ये पेन 15 सेंटीमीटर का, तो इतनी गहराई तक नम हो जाए। या फिर 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर, इतनी तो आपको वो फॉर्मेलिन का विलियन डालना है कि भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 4-5 लीटर तो कम से कम लग जाए। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक लाइन लिखाऊंगा बाद में बोल करके। इसके ये जीवाणु कवक इससे मर जाते हैं। एक दवाई और है, उससे निमेटोड भी मर जाते हैं, उसका नाम है वेपम। क्या नाम है, ये दवाई और एडवांस है। इस वेपम के अंदर जो केमिकल आता है उसका नाम लिख रहा हूं, याद करने की कोशिश करना। बोलो, सोडियम एन मिथाइल, सोडियम एन मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट, डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट, डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। ये दवाई आपको याद हो तो कर लेना, देखो कोशिश करो बोलने की एक बार। तो सोडियम एन मिथाइल
डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। हमेशा आपको मेरे बात बोलना है। कब बोलना है? पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में, ठीक है? बोलो, सोडियम एंड मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। सही है? 2-3 बार बोलना, याद हो तो ठीक है, नहीं तो वहीं छोड़ देना, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेपम याद रखना। इस दवाई का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आजकल जो पुराने टाइम से चला हुआ तरीका वो भी काम में लेते हैं, उसको कहते हैं मृदा सोरीकरण। क्या बोलते हैं? सोइल सोलेराइजेशन कहते हैं उसको। मृदा सोरीकरण को बोला जाता है सोइल सोलेराइजेशन। मृदा सोरीकरण बोले तो सोइल सोलेराइजेशन। नाम सुना तुम लोगों ने? क्या करते हैं इसमें बताओ? सोइल सोलेराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम नर्सरी की जो बेड होती है, जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन बिछाते हैं। ज्यादातर केस में ब्लैक पॉलीथीन बिछाते हैं। तो ब्लैक पॉलीथीन बिछा दी तो सूर्य की किरणें अंदर तो जाएगी, लेकिन वापस नहीं निकली तो मृदा गर्म हो जाएगी। उससे क्या होगा? तो मिट्टी गर्म हो जाने से उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। मृदा सोरीकरण करने का समय है मई जून का महीना। कब करेंगे? बस अभी ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि सोइल सोलराइजेशन कौन से महीने में करते हैं? तो मई जून में करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है कि मृदा नर्सरी भूमि को निर्जमीकरण के लिए कौन सी दवाई? अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया कि फॉर्मेलिन से कितनी गहराई तक मृदा को संतृप्त करते हैं? 15 सेंटीमीटर। एक बार हम इसको हल्का सा लिखते हैं, फिर शुरू करेंगे। अब नर्सरी प्रबंधन में नर्सरी की परिभाषा लिखो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा करेंगे, कोई टेंशन नहीं ले, विश्वास रखे, मिलके अच्छा करेंगे, ठीक है? गुड। लाइन लिखो। नर्सरी वह क्षेत्र होता है, नर्सरी की वह क्षेत्र होता है जहां पर नर्सरी, आवाज नहीं आ रही क्या? नर्सरी वह क्षेत्र होता है जहां पर, नर्सरी वह क्षेत्र होता है जहां पर खेत में लगाने से पूर्व, नर्सरी वह क्षेत्र होता है जहां पर खेत में लगाने से पूर्व, अभी स्टार्ट किया है मैंने ऑनलाइन में, 550 स्टूडेंट हैं, वो बेच है, कोई बात नहीं। नर्सरी वह स्थान होता है जहां पर खेत में लगाने से पूर्व पौधों की देखभाल व पालन पोषण किया जाता है। नर्सरी वह क्षेत्र होता है जहां पर खेत में लगाने से पूर्व पौधों की देखभाल व पालन पोषण किया जाता है। पौधों की देखभाल व पालन पोषण किया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, कोई आप घबराए नहीं। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी लाइन बोली है कि नर्सरी वह क्षेत्र होता है जहां पर खेत में लगाने से पूर्व पौधों की देखभाल या पालन पोषण किया जाता है। अब लिखो स्थान का चुनाव, और एक ही लाइन के अंदर ये पॉइंट लिख दो खाली ऐसे ऐसे। इसका मतलब हल्का फुल्का आप समझ रहे हो, ज्यादा हम उस टॉपिक में बात करेंगे जब बगीचे के लिए स्थान का चुनाव करेंगे। ऐसे लिखो, नर्सरी हेतु स्थान का चुनाव। तो कभी प्रश्न आ जाए किन बातों का ध्यान रखे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको आप इजीली कर पाओगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ से। नर्सरी हेतु स्थान का चुनाव, और उसमें ये पॉइंट्स लिखने एक ही लाइन में, एक ही लाइन में पॉइंट लिखने, जलवायु, मृदा, परिवहन, ऐसे एक ही लाइन में सीधा लिख लो। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ऑनलाइन वाले आराम से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी मैटर। ये पॉइंट एक ही लाइन में लिखो, जलवायु, मृदा, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, और फिर मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड। डन। आगे बढ़ते हुए अब आप क्या करोगे, ये सब लिख लिए पॉइंट्स। अब लिखो नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन, उसमें ये तीनों पॉइंट लिखने। पहले पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़नी, वहां बोल के लिखाऊंगा, यहाँ पे एक लाइन बोल के लिखाऊंगा फर्स्ट पॉइंट के बाद में, बाकी आपको ऐसे ऐसे लिखना है। लिखते रहो, एक लाइन छोड़ना। हाँ बेटा, छोटे लिखता हूं तभी तो, इधर देखना है एक बार तो आगे बेटा करो बेटा। जिसको भी कम दिख रहा है, दूर दृष्टि की प्रॉब्लम है, वो आगे बैठे। क्यों? अच्छा अच्छा, नहीं जिसको सुनो सही,
हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आगे बैठने की कोशिश करना। किसी को अगर दिक्कत है तो थोड़ा आगे बैठना। और बाकी इसी साइज में मैंने इस बैच में कई सारे कोर्स करा दी। अब तक कम से कम 100 बार हॉर्टिकल्चर पढ़ा दी इस रूम में। हालांकि मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वहां देखा करो, वहां देखा करो। सर को बोला था यहाँ एक एलईडी लगाओ, नहीं लगाई अभी तक। मैं कोटा जाके आ गया। मैंने अभी पिछले बैच पढ़ाया था तो बच्चों ने बोला था कि इसे कम दिखता है, तो मैंने कहा एक एलईडी लगा दो यहाँ, सही है। यहाँ एक लग जाएगा तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो नहीं लगाई अब तक। आज बोलता हूँ वापस। फिर भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। उस बोर्ड पे दिख रहा है, बड़े वाले पे। और बड़ा लिखेंगे अब, ठीक है। गुड। हाँ, इस फॉर्मेलिन वाले पॉइंट के नीचे एक लाइन छोड़ देना, तो मैं वहां बोल के लिखा दूंगा, ठीक है। गुड। ठंडा तो है कम से कम यहाँ तो, पीछे तो। लिखो, तुरंत लिख लो। ये अंग्रेजी में जो दवाई का नाम लिखा है ये जरूरी नहीं है याद करना। ओके। ओके बेटा। सोइल सोलराइजेशन का मतलब था मृदा को गर्म करना। सोलर का मतलब सूर्य की किरणों से। 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। चले आगे। गुड। अब एक काम करो, मृदा सूर्य किरण तक लिख लिया, तो उसके नीचे लाइन लिखो फॉर्मेलिन के नीचे। फॉर्मेलिन के नीचे यहाँ लाइन लिखनी है, जो मैंने ये बोला इसी लाइन को लिखा रहा हूं। लिखो, फॉर्मेलिन विलियन से मृदा को फॉर्मेलिन विलियन से मृदा को 15 सेंटीमीटर की गहराई तक संतृप्त करते हैं। फॉर्मेलिन के विलियन से मृदा को 15 सेंटीमीटर की गहराई तक संतृप्त करते हैं। फॉर्मेलिन विलियन से मृदा को 15 सेंटीमीटर की गहराई तक संतृप्त यानी गीला करते हैं, भिगोते हैं, नम करते हैं, तर करते हैं, गच करते हैं। समझ गए तुम? गीला करते हैं इसका मतलब भिगोते हैं, ताकि 15 सेंटीमीटर की गहराई तक जो भी उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो मर जाए उसमें। क्या लाइन लिख पाए आप लोग? गुड। ये 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, इंपोर्टेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है, अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम आया हुआ है कि कितनी गहराई तक तर करते हैं मृदा को, ठीक है। किसी के छूट रहा है ये वाला मैटर? अब लिखो आगे, क्यारी के प्रकार। नर्सरी में क्यारी के प्रकार, सब्जी एक सिंपल सी है, 2-3 प्रकार की क्यारियां होती है, तो वो सब्जियों के केस में काम आती है। ऐसे लिखो, क्यारी के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार की क्यारी होती है। मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे लिखो, क्यारी के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार की हम लोग उसमें बेड बनाते हैं या क्यारी बनाते हैं बेटा। तो क्यारी के प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, इसमें 3 प्रकार की क्यारियां हैं। सबसे पहली है समतल क्यारी, मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा, बोल रहा हूं जो ध्यान से सुनते हुए जाना। समतल क्यारी, इनकी अंग्रेजी भी लिखूंगा अभी। समतल क्यारी। दूसरी है ऊंची क्यारी या उठी हुई क्यारी, या उठी हुई क्यारी, उठी हुई क्यारी। और तीसरा है आपका नीची क्यारी, नीची या गहरी क्यारी, नीची या
है, उठी हुई, नहीं नहीं, उसके नीचे इंग्लिश का टर्म लिखूंगा और कुछ नहीं। वो आप 1 मिनट इधर देख ही लो फिर भाई, एक एक लाइन छोड़ के लिख लो। एक लाइन, एक लाइन छोड़ दो, फिर एक एक लाइन छोड़, फिर लिखो नीची या गहरी क्यारी, गहरी क्यारी, कोई लोड नहीं, इजी गोइंग, ताकि इसकी अंग्रेजी लिखूंगा तो भी उस लाइन में लिख लेना। जो समतल क्यारी होती है वो बिल्कुल फ्लेट होती है, उसको कहते हैं फ्लेट बेड। समतल क्यारी को बोला जाता है बेटा फ्लेट बेड, बिल्कुल समतल क्यारी, ये लो समतल क्यारी। ऊंची उठी हुई क्यारी की अंग्रेजी होती है रेज बेड, RAISE, रेज बेड। इजी गोइंग लिखना, किसी के कोई चीज नहीं दिख रही है, समझ में नहीं आ रही, उसको वापस बताने का काम है, बता दूंगा मैं। ऊंची उठी हुई क्यारी जमीन के तल से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई रहती है। तो एक क्यारी तो बनती नहीं, एक के साथ बहुत सारी क्यारियां बनाई जाती है नर्सरी में हमेशा। नीची क्यारी को बोला जाता है डीप बेड, डीप, या इसको कहते हैं संकेन, SUNKEN, या उसको हिंदी में याद रख लेना संकेन, उसको हम लोग कहते हैं संकेन बेड। संकेन बेड यानी संकेन क्यारी, नीची नीची क्यारी, जमीन के अंदर थोड़ी सी अंदर खोद के बनाई जाती है। तो ये जो क्यारी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई लोड नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको क्या है कि ये लो, ये जमीन के अंदर। अब इस क्यारी में पौधे लगते हैं इसके सरफेस के ऊपर ऐसे, और यहां पर जो है पौधे इसके उठे हुए भाग के ऊपर प्लांट्स लगते हैं ऐसे, ये इस प्रकार से, ठीक है, शाबाश, ये, और इस नीचे वाले भाग में यहां पर प्लांट्स लगते हैं। बस इजी गोइंग लिखो, कोई लोड नहीं लेना है, आराम से। ये पहले वाली क्यारी बनती है बसंत या ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी का मौसम है, बसंत या ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार की क्यारी बनाई जाती है। ऋतु कैसे लिखते हैं, ऋतु लिखने ही भूल गया, कोटा क्या ज्ञान, ऋतु, ठीक है, सही है। इसके अलावा वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन, और इसके अलावा सर्दियों में, तो ये 3 प्रकार की जो है क्यारियां बनती है सर्दियों में। लास्ट वाली, अंग्रेजी में इस वर्षा मौसम को रेनी सीजन कहते हैं, रेनी, रेनी सीजन, रेनी सीजन। बस इतना सा लिखना आपको, इसमें कुछ भी कठिन वाली ऐसी कोई बात नहीं। 3 प्रकार की क्यारियां सब्जी हेतु बनाई जाती है, एक तो समतल रहती है क्यारी, एक ऊंची उठी हुई रहती है, और एक नीची या गहरी क्यारी रहती है। ये बीच वाली क्यारी जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठाते हैं, 15 सेंटीमीटर की हाइट, लगभग आधा फीट का मतलब होता है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो है ये ऊंची उठी हुई रहती है, ये लगभग जो है 15 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी हो सकती है। ठीक है, गुड, हो गया, शाबाश। तो 3 प्रकार की जो है यहाँ क्यारियां बन रही। ऑनलाइन वालों को कोई तकलीफ है क्या बेटा? ऑनलाइन में भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कृपया बताइए। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसा कमेंट करता है, अभी जैसे कमेंट आ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सेम यही लिखना है जो मैंने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा सर समझ नहीं आ रहा, शाबाश बेटा, इधर देख वापस। मैं यूं कह रहा हूं कि 3 प्रकार की क्यारियां हैं। एक तो समतल क्यारी होती है जो जमीन के ऊपर बनाते हैं अपन, नॉर्मल क्यारी, और ऐसे तब बनाते हैं जब बारिश का खतरा नहीं रहता। और बारिश कब नहीं आती? बसंत ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं आती। ऊंची उठी हुई क्यारी उसको रेज क्यारी कहते हैं, याद रखना हो तो रेनी सीजन में रेज, RR, रेज रेनी, याद रहेगा। आर का मतलब रेनी सीजन और आर मतलब रेज यानी ऊंची उठी हुई क्यारी। इसमें जमीन से हम 15 सेंटीमीटर क्यारी ऊंची बनाते हैं, बीच में थोड़ी जगह रहती है, वापस 15 सेंटीमीटर ऊपर। अगर बारिश आ जाएगी तो पानी यहाँ भर जाएगा, पौधों को नुकसान नहीं होगा, सही बात है, इसलिए ऊंची उठा रहे हैं। सर्दी के मौसम में बनती है सनकेन, ये एग्जाम में आता है ये शब्द, सनकेन सर्दियों में, क्या याद रखोगे? संकेन सर्दियां, संकेन से सर्दियां, RR रेनी सीजन में रेस बेड, ठीक है।
ये शीत लहर जो चलती है उससे बचने के लिए हम लोग जमीन के अंदर साइड में खोद देते हैं, ताकि पौध जो बड़ी होती है तो ठंड से नुकसान नहीं हो, नहीं तो छोटे पौधों को ठंड जल्दी लगती है। ये बात है। अभी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न आ रखा है कि सर्दी के मौसम में कौन सी क्यारी बनती है, तो अंग्रेजी में क्या रखा था, संकेन। तो संकेन का मतलब डीप बेड को कहते हैं, याद रहेगा। तो कितने प्रकार की क्यारियां हुई, 3 प्रकार की। समतल हो गई, ऊंची उठी हुई, गहरी क्यारी। क्या कोई खास बात है? कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो। फ्लैट बेड की कोई ऊंचाई नहीं होती, नॉर्मल होती। गुड। आवाज फट रही है तो आवाज को नहीं फटे ऐसा मैं बोलूंगा कल से, कि आवाज नहीं फटनी चाहिए। ओके एवरीवन, गुड, अच्छा कर रहे हो। सर आवाज में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी खर्र की आवाज आ रही है। पंखे से आ रही है? नहीं नहीं, वो पंखे से। तो पंखे को बंद करूंगा तो फिर तो आवाज आएगी नहीं कोई सी, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं इधर, क्योंकि मरेगा आदमी यहाँ तो गर्मी से। तो पंखे की थोड़ी थोड़ी आवाज तो आई, उसको तुम फील करोगे, वहां हवा आ रही है मस्त। तो ऐसे जब आदमी दूर से महसूस करता है ना कि पंखा चल रहा है, तो उसमें ठंडी अनुभव होता है। जैसे वो बिरबल में नहीं था, बिरबल में अकबर बिरबल की खिचड़ी वाला, ठीक, वो आदमी को वहां से क्या है कि उसको क्या है, गर्मी में, वो सुना तुमने? हाँ, अकबर बिरबल वाला, कि एक आदमी को क्या है कि ये इस तरीके से ठंड में खड़ा था। एक आदमी को कोई शर्त लगी थी, तो अकबर ने कोई एक आदमी से ऐसा कुछ सजा दी, उसने कोई सजा दी भाई उसको ठंडे पानी में खड़ा रहना रात भर। तो ठंडे पानी में रात भर खड़े रहने की सजा दी उस आदमी। तो वो ठंडे आदमी बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर खड़ा रहा। तो खड़ा रहा तो जीवित रह गया। तो सुबह अकबर ने पूछा कि अरे तू रात भर ऐसे कैसे खड़ा, तेरे ठंड नहीं लगी क्या? साहब कि आपके दूर 1 किलोमीटर दूर आपके महल के ऊपर एक दीपक जल रहा था, तो मैं उसको देखता रहा। तो उस दीपक की गर्मी से जो है कि मेरे को जो है उससे एक ऊर्जा या प्रकाश मिलता रहा, तो मेरे अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी रही, तो मैं जीवित रहा। तो उसको फिर दूसरी सजा दे दी उसको, ये तो इसका मतलब तो तेरे को गर्मी मिल गई, तो सजा का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो फिर वो आदमी बिरबल के पास गया कि यार कि भाई बात ऐसी है कि भाई ऐसी रात भर सजा दी मेरे को, और जो ऐसा कि ठीक है मैं अकबर की लूंगा क्लास तो क्या ले सकता है, मतलब कि मैं कुछ बताता हूँ ऐसा। तो अगले दिन क्या हुआ कि अकबर बिरबल के साइड गया, तो बिरबल क्या है कि ऐसे उसने क्या करा कि इस तरीके से 3 बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा करके ऐसे नीचे यहाँ आग जला रखी है, और ठेठ ऊपर एक हांडी बांध रखी है। उस हांडी में खिचड़ी बन रही, क्या खिचड़ी बन रही है ठेठ ऊपर। यहां से 3 लगा करके ठेठ वहां हांडी बांध रखी है, नीचे थोड़ा कुछ धूनी तापते हैं ना अपन, वैसे नीचे लगा रखा है। तो अकबर आया इधर, उधर बिरबल यही बैठा हुआ। तो बिरबल बैठा हुआ तो क्या बात है? अरे क्या कर रहा हो? कि खिचड़ी पका रहा हूँ। अरे कि तू पागल हो गया? तू पागल हो गया? खिचड़ी ठेठ वहां तुमने हांडी वहां लटका रखी है, तू ठेठ नीचे, इसका प्रकाश उसको कैसे मिल रहा है? तो उसने कहा कि भाई अकबर, बात ऐसी है कि जब इसका प्रकाश इतनी, इसके जो धूप है, इसका धूप क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, इसकी आग जो है, ये इसका तापमान यहां तक इसको नहीं मिल रहा, तो उस आदमी को बेचारा 1 किलोमीटर दूर कहाँ मिली होगी उसको प्रकाश, नहीं? तो ये इस तरीके से कहानी चलती थी, पहले अपन पढ़ते थे। तुमने किसने पढ़ी हुई? ज्यादातर ने पढ़ी, कहीं कहीं पढ़ने में आई थी ऐसा। तो ये अकबर बिरबल में ऐसा थीम था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, ऐसे लिखो नर्सरी का मुख्य रोग। अब हम नर्सरी धीरे धीरे बताना जो है बनाना चालू कर दिया अपन ने। अब पढ़ेंगे नर्सरी का मुख्य रोग। नर्सरी का मुख्य रोग, अभी जो हमने बेड तैयार की थी उसमें पौधे लगा दिए अपन ने। अब वो प्लांट्स धीरे धीरे बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट बड़े हो रहे हैं, चूंकि नर्सरी के अंदर हमें नमी रखनी पड़ती रहती है, छोटे पौधों को ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें पानी पिलाते हैं, तो पौधों के अंदर बीमारी हो जाती है। जैसे ये छोटा पौधा है, तो नर्सरी में जो मेन बीमारी होती है, उस बीमारी को देखो हम क्या कहते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। चलो, ये छोटा पौधा है, अभी 15 दिन का 20 दिन का छोटे पौधे होते हैं नर्सरी में। तो नमी ज्यादा रहने की वजह से यहाँ कवक लग जाते हैं यहाँ। तो आर्द्रता बढ़ने से इसमें एक बीमारी होती है, आर्द्र गलन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आर्द्र गलन। डंपिंग ऑफ शब्द का मतलब पौधा नीचे गिरना। तो यहां से सड़ जाता है तो पौधा नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है छोटे पौधों में होने वाली।
तो नर्सरी का मुख्य रोग है वो कहलाता आर्द्र गलन। बोलो आर्द्र गलन, आर्द्र नहीं, बोलो आर्द्र गलन। इसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ। क्या कहते हैं? हाँ, डंपिंग ऑफ जो बीमारी है मृदा के अंदर पाए जाने वाले कवक के कारण होती है, उसको कहते हैं सॉइल बोर्न डिजीज। तो ये एक मृदा जनित रोग है। कैसा है बेटा? तो इसके जो कवक है वो मृदा में पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है सॉइल बोर्न डिजीज। क्या कहते हैं? हाँ, सॉइल बोर्न का मतलब मृदा जनित बीमारी। अब ये बीमारी तो हो ही रही है, तो इसके लिए मल्टीपल कवक जिम्मेदार है। बहुत सारे कवक मिलकर के इस बीमारी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे कवकों में एक कवक तुम्हें याद रखना है, बाकी एक्स्ट्रा में है। वो कवक कौन सा है मेरे साथ रिपीट करना। बोलो पीथियम अफेनिडर्मेटम। बोलो पीथियम अफेनिडर्मेटम, अफेनिडर्मेटम। ये टम लिखा है, याद रह जाएगा तुम्हें। गुड। इसके अलावा और भी है, जैसे फाइटोप्थोरा। क्या है? हाँ, ये भी एक कवक है, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम। इन सभी कवकों, राइजोक्टोनिया के बाद में है फ्यूजेरियम, ये सभी मिलकर के फ्यूजेरियम, ये इस बीमारी को पैदा करते हैं गाइस, फ्यूजेरियम। तो इन सभी की वजह से ये बीमारी होती है। कि सर मैं तो खाली एक याद रखूंगा, तो एक याद रखो, पीथियम अफेनिडर्मेटम। कौन सा याद रखोगे? तो मेन कवक है इसका पीथियम अफेनिडर्मेटम। इस कवक के कारण ये बीमारी होती है डंपिंग ऑफ। अब ये बीमारी तो हो रही है, होगी, नर्सरी में तो होता ही होता है, कॉमन डिजीज है। अब नर्सरी में होता है तो इसका मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंधन। क्या कहते हैं? मैं कोई दवाई लिखाऊंगा, वो दवाई आप किसानों को बता पाओगे, क्योंकि वो दवाई मार्केट के अंदर चलती रहती है। मैं जो भी दवाई बताऊंगा जनरली मिल जाती है बाजार में। तो पहला हम करेंगे सीड ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? हम बीज उपचार करेंगे गाइस। और बीज उपचार में भी हम क्या करेंगे, अलग अलग जो कवकनाशी बाजार में मिलते हैं, जैसे कि थायरम मिलता है, जैसे कि कैप्टान है, थायरम, कैप्टान, बाविस्टीन, जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से मिलता है। किस नाम से? हाँ, तो वो मार्केट में आपको, सॉरी, कार्बेंडाजिम दवाई आती है मार्केट में, बाविस्टीन के नाम से मिलती है, कई सालों से चल रहा है बाविस्टीन। इनकी मात्रा 1 किलो बीजों के लिए 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको बीज उपचार करना रहता है। वो बीज उपचार करने का ड्रम नहीं आता है क्या, घुमाते रहते, किस किसने देखा हुआ है? बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट का ड्रम नहीं देखा तुमने? ऐसे तिरछा ड्रम आता है, उसमें बीज डालते हैं, कवकनाशी डालते हैं, उसको घुमाते हैं ऐसे, तो वो बीज उपचार हो जाता है उसमें। इसके अलावा ये तो बीज उपचार कर दिया। अब पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, 5-15 दिन के हो गए, अब उसमें हम छिड़काव भी करते हैं। तो छिड़काव करने के लिए एक दवाई आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? यहाँ मार्केट में बहुत फेमस मिलती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, सीओसी के नाम से मिलती है, सीओसी, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं सीओसी। इसका 0.3% विलियन का छिड़काव होता है। अब 0.3% विलियन बनाने के लिए आपको 3 ग्राम दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाना है। 3 ग्राम दवाई को 1 लीटर पानी में अगर मिलाते हो तो 0.3% का विलियन बन जाता है। तो इसका छिड़काव हम हर 10-12 दिन के अंतराल पे करते रहते हैं, उससे इसको फायदा मिलता है और वो कवक वगैरह मर जाता है। ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है पपीता में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं सर्वाधिक संवेदनशील फल। क्या लिख रहा हूं? सर्वाधिक संवेदनशील यानी कमजोर। संवेदनशील का मतलब जिसमें बीमारी ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक संवेदनशील फल तो है आपका पपीता, और सब्जियां हैं सोलेनेसी कुल की सब्जियां। कौन सी सब्जियां? सोलेनेसी कुल की सब्जियों को सोलेनेसियस वेजिटेबल, सर्वाधिक संवेदनशील सब्जियां हैं सोलेनेसी कुल की सब्जियां। याद रह जाएगा। तो यहाँ मैं खाली सोलेनेसी लिख रहा हूं, समझ जाओगे तुम। तो सोलेनेसी लिख देना। सोलेनेसी में टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है और आलू है। इसके अलावा सभी सब्जियों में होता है। मुख्य रूप से अपन बात करें संवेदनशील, याद रखना है पपीता। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो नर्सरी की मुख्य बीमारी कौन सी है? आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ। कवक जनित है, कवक बोलो पीथियम अफेनिडर्मेटम। मेरे बाद में सबको बोलना, बोलो पीथियम अफेनिडर्मेटम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम। हम बीज उपचार कर सकते हैं पहले तो फंजीसाइड से, या हम दवाई छिड़काव करेंगे सीओसी। ठीक है, अब इसको लिखो आप लोग, पहले ये लिख लो, फिर ये किस में होता है ये भी लिखना।
सीड ट्रीटमेंट का ड्रम लाइक सीमेंट रोडी मिक्सचर मशीन, हाँ ऐसे ही होता है। ये सीमेंट वाला नहीं आता क्या, सीमेंट, सीमेंट में वो कंक्रीट डाल के उसको मिक्स करते हैं, रेत सीमेंट सब मिक्सचर, सेम वैसे ही आता है वो भी तिरछा है। सर नर्सरी में खेत में पौधे कब ट्रांसफर करते हैं, पौधा कितना उम्र, वो सब अब पढ़ेंगे। अभी हमने बेटा नर्सरी शुरू की ना, मैं आपको जब पूरा टॉपिक करा दूं उसके बाद आपको डाउट पूछने। और ऑनलाइन वालों से हम ऑफलाइन वाले सब मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया जो डाउट हो वो ही कमेंट में करें, क्योंकि अगर 500 लोग एक साथ डाउट फेंकेंगे तो मैं तो उड़ जाऊंगा इधर से, सही नहीं है। जिसको वास्तव में अगर कोई डाउट है तो प्लीज ओनली राइट दैट पर्टिकुलर कमेंट, अननेसेसरी अनडिजायरेबल कमेंट आपको नहीं करने हैं, समझ गए, गुड। आराम से लिख पा रहा हो, किसी को कोई शब्द नहीं दिखे तो कृपया बताएं मेरे को। हाँ स्लाइड में अगर कुछ कट रहा है तो देखो, बाकी मेरे हिसाब से कुछ नहीं कट रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है, देखो। तो ओल्ड नोट्स तुमने कब पढ़ रखा है, 23 में से इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, अगर तुमने लिख रखे हैं तो यहाँ देखते रहना, कोई नई चीज आए तो ऐड कर देना उसमें, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ चीजें बदलेगी अपनी, तो इस नया नए सिरे से मान लो, ये सही नहीं है, गुड। तुमने भी लिखा हो पहले से लिखा हो, अब लिख रहा हो, ठीक है। नहीं पहले से अगर किसी ने पढ़ रखा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसको याद हो कुछ, सही नहीं, नहीं तो वो हारमोनियम वाली कहानी के जैसे हो जाएगा। नीचे लिखा देखो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3%। हाँ दिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना जी गोइंग, ठीक, शाबाश। ओके, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज में, हाँ 1 किलो बीज, उसमें 2 से 3 ग्राम दवाई, वो बीज है ना, प्रति केजी का मतलब सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 1 किलो बीज में 2 से 3 ग्राम दवाई पर केजी सीड। नीचे लिखा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ग्रीन कलर कम दिख रहा हो तो लिखना सीड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। बीज उपचार में ये जो दवाइयां लिखे इनमें से कोई भी एक दवाई, थायरम, कैप्टन, कैप्टान, बाविस्टीन, और भी दवाइयां आती है, जैसे आप ट्राइकोडर्मा से भी कर लो, लेकिन ट्राइकोडर्मा एक जैविक कीट कवकनाशी है, तो 8 से 10 ग्राम लेना पड़ेगा उसको प्रति किलो में, कितना लगभग 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी आप बीज उपचार कर सकते हो जैविक तरीके से। आगे बातें करेंगे सब धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, अपन धीरे धीरे काफी चीजें पढ़ने की कोशिश करी जाएगी। तुम्हें पूरा मास्टर बनना पड़ेगा, रटना नहीं, किसी चीज रटने से नहीं बनती बात, सिस्टम में उतारो, सही नहीं, रटो मत, समझो कोई चीज को यूं। ओके एवरीबॉडी, किसके छूट रहा अभी,
अब एक इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके पॉइंट लिखो अब, नर्सरी का क्षेत्रफल प्रति हेक्टर, नर्सरी क्षेत्रफल प्रति हेक्टर ऐसे लिखेंगे अपन, नर्सरी, बेटा नर्सरी क्षेत्रफल, नर्सरी क्षेत्रफल प्रति हेक्टर मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। मतलब आपको अगर 1 हेक्टर में नर्सरी तैयार करनी है, मतलब 1 हेक्टर में फसल लगानी है, तो कितने क्षेत्रफल में नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी। आप 1 हेक्टर में लगाना चाहते हो टमाटर, माना कि 1 हेक्टर में हम टमाटर लगाएंगे, तो टमाटर लगाएंगे तो हमें कितना क्षेत्रफल चाहिए, मेरे साथ लिखो ऐसे, 1 हेक्टर में टमाटर लगाना है तो नर्सरी के लिए 100 से 125 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवश्यक, इतने में आपको बीज तैयार करने पड़ेंगे। आपको बैंगन लगाना है 1 हेक्टर में तो आपको 125 से 150 मीटर स्क्वायर में आपको जो है उसमें पौधे तैयार करने पड़ेंगे। मिर्च लगानी है 1 हेक्टर में गाइस, तो 150 से 200 मीटर स्क्वायर आपको जो है जगह चाहिए। अगर आपको गोभी वर्गीय सब्जियां जिनको बोलते हैं कॉल क्रॉप्स, कॉल क्रॉप्स, तो ऐसे में आपको जो है 200 से 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। और इनमें से सबसे हटके है प्याज, तो प्याज को क्या 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए, तो पैसे प्याज पैसे 500, ठीक है, प्याज 500, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी इन रिमेनिंग सभी सब्जियां जो है इनका आप याद रख सकते हो 250 मीटर स्क्वायर, 250 में अभी मैं समझाऊंगा, एक बार इसको लिखना है, प्याज 500, और कई दवाई आती है जैसे बीज की सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अपन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऐसी दवाइयां काम में लेते हैं, वो हम कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। सीड ट्रीटमेंट भी 3 प्रकार का होता है। यहां तक डन। अब यहां से प्रश्न तो आएगा इस बार, ये मैटर लिखा हुआ 11th की बुक में, कौन सी किताब में, देखो अगर आपको सब्जियों में सीधा पूछे तो प्याज के अलावा सभी सब्जियों को कितनी नर्सरी चाहिए, 250, चाहे टमाटर हो, जैसे पूछा प्रश्न कि टमाटर 1 हेक्टर में लगाना है, नर्सरी कितनी तैयार करें, तो ऑप्शन आया 250, 500, 750, 1000, तो क्या करोगे 250, प्याज 500, पैसे प्याज पैसे 500, याद रह जाएगा। बाकी अगर इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे ना आपके, तो ये 11वीं की किताब के अनुसार आपको टमाटर से शुरू करना है, टमाटर, बैंगन, मिर्च और कोल क्रॉप्स, ये क्रम है। आगे सब्जियां पढ़ेंगे तो भी यही क्रम रखेंगे अपन। तो टमाटर से स्टार्ट करना, 100 से 125, बैंगन में 125 150, मिर्च में 150 200, और गोभी वर्ग के अंदर 200 से 250। क्या हमने आज कुछ पढ़ा, तो हमने एक बार एक अपना अच्छा बैकग्राउंड हमने बना लिया, सब पढ़ेंगे और सभी पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से हम अच्छा कर पाएंगे। और इस बार रिजल्ट में माहौल बना दें, सरकार एक टीम बना लेनी चाहिए। रॉयल वालों ने कोई पेपर तो सेट नहीं किया, नहीं समझ गए तुम लोग, सारे सिलेक्शन रॉयल से होने चाहिए। तो सरकार जो है टीम गठित करेगी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ की है कोचिंग वालों ने, ऐसा उनको शक हो जाना चाहिए, सही नहीं। तो ऐसे आप लोग तैयारी करेंगे इस उम्मीद के साथ, जोश बनाए रखना, आपको ढीला नहीं। देखो किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, सही नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि भगवान ने, खुदा ने उस व्यक्ति के हालात कभी नहीं बदले जिसे ना हो ख्याल खुद अपने हालात बदलने। अगर तुम्हें टेंशन नहीं है तो तुम्हारी टेंशन दुनिया में किसी को नहीं है, समझ गए तुम। इसलिए एक्टिव रहिए और अच्छा करिए, शाबाश।